नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जो जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षा चल रही हैं। तो जम्मू कश्मीर जो यूनिवर्सिटी है उसकी परीक्षाओं में एक पुस्तक है हमारी निरुक्त, और उस निरुक्त पुस्तक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो निरुक्त पुस्तक होती है उसमें जो पाठ्यक्रम है यूनिवर्सिटी का द्वितीय अध्याय रखा हुआ है। तो द्वितीय अध्याय का जो प्रथम पाद है उसको हम पढ़ रहे हैं, और ये है हमारा निर्वचन का द्वितीय सिद्धांत। क्योंकि निर्वचन के 3 सिद्धांत माने हैं, तो 3 सिद्धांतों में क्या है, पहला था प्रत्यक्ष, उसको हम पढ़ चुके थे। और अब हम पढ़ रहे हैं जो परोक्ष है। परोक्ष कौन सा होता है कि जैसे हमने किसी पद को देखा, तो पद को देखने पर उसकी प्रकृति, प्रत्यय, अर्थ, किसी चीज़ का अगर हमको पता नहीं चल रहा है तो किसी सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर उसका निर्वचन करना चाहिए। क्या कहा, देखिए, अथ दूसरा सिद्धांत है निर्वचन का, अथ अनन्विते अर्थे। अथ कहते हैं इसके बाद, अनन्विते जिसका अन्वय नहीं बैठता है, अर्थे अर्थ में, और अप्रादेशिक विकार है, और जिसमें विकार भी प्रतीत नहीं होता है। अप्रादेशिक का तात्पर्य क्या होता है कि जिसमें अर्थ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। अर्थ नित्य परिच्छेद, कि उसके अर्थ का नित्य परीक्षण करना चाहिए। क्या कहा, अर्थ नित्य परिच्छेद, उसके अर्थ का नित्य परीक्षण करना चाहिए। केनचित वृत्ति सामान्य, यानी उसमें अगर कोई सामान्य प्रवृत्ति होती है तो उस किसी सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर हमें उस पद का अर्थ निकालना है। क्या कहा कि जिसमें अर्थ भी प्रतीत नहीं हो रहा है, जिसमें धातु प्रतीत नहीं हो रही है, तो हम उस शब्द का अर्थ कैसे करेंगे, उसका निर्वचन कैसे करेंगे। तो किसी वृत्ति यानी किसी कार्य की समानता के आधार पर, किसी व्यवहार की समानता के आधार पर क्या निकालते हैं हम, उसका निर्वचन। देखिए कि जिनका अर्थ अनुकूल न हो तथा जिनमें धातु का परिवर्तन न दिखाई दे रहा हो, ऐसे शब्दों का परीक्षण उनके अर्थ के प्रति सतत जागरूक अन्वेषक को किसी समान प्रवृत्ति या विशेषता के आधार पर करना चाहिए। कोई भी हमको ऐसी समान प्रवृत्ति देखनी पड़ती है, कोई भी ऐसी विशेषता देखनी पड़ती है जिसके आधार पर हम उसका समाधान कर सकते हैं। क्या बताया, क्योंकि जो परोक्ष शब्द थे मैंने आपको बताया था, तो परोक्ष जो होता है उसमें अर्थ प्रतीति नहीं होती। तो देखिए जैसे उदाहरण है इसमें एक, क्या कहते हैं, यो अस्मयी घ्रसम यो अस्मयी घ्रसम उत्वाया ऊधनी सोमम सुनोति सोमम सुनोति ऊनति सोमम सुनोति भवति द्युमाम अह, भवति द्युमाम अह, यह उदाहरण है। तो देखिए ये जो ऊधनी शब्द आया है, ऊधनी शब्द है, तो ऊधनी का बताते हैं, ये ऊध शब्द होता है। और ऊध शब्द होता है, ऊध शब्द क्या होता है, यहाँ पर जो आया है ये ऊध शब्द है, और ऊधस आया है यहाँ रात्रि अर्थ में। ठीक है, वैसे जब आप देखते हैं तो ऊदस जो शब्द है
वह ऊधस का अर्थ होता है थन जो दूध की धारा से भूमि को गीला करता है। क्या बताया कि ये जो ऊधस है इसका अर्थ क्या होता है? थन जो दूध की धारा से भूमि को गीला करता है। किंतु यहाँ जो ऊधनी शब्द आया है वह किस अर्थ में आया है? रात्रि अर्थ में। तो आप कहेंगे कि भाई इसका निर्वचन कैसे करेंगे? तो देखिए, कोई वृत्ति देखनी होती है, व्यवहार। व्यवहार क्या है? तो देखिए, थन तो क्या करता है? दूध की धारा से भूमि को गीला कर देता है। इसी प्रकार जो रात्रि होती है वह अपनी ओस की बूंदों से भूमि को गीला करती है। तो व्यवहार में समानता आ गई। अब व्यवहार में समानता आ गई तो इसको हम रात्रि के अर्थ में ऊधस शब्द को प्रयुक्त कर सकते हैं। और वैसे ऊधस शब्द का अर्थ क्या होता है? थन। वैसे तो थन है उसका अर्थ, लेकिन वृत्ति क्या है कि ऊधस तो क्या है? थन दूध के द्वारा जमीन को भिगो देता है, भूमि को भिगो देता है। और उसी प्रकार से जो रात्रि है वह ओस की बूंदों के द्वारा भूमि को भिगो देती है। तो इसलिए रात्रि के अर्थ में इस ऊधस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ यही स्पष्ट होता है कि जब हमें निर्वचन करना है और हमें ना तो व्याकरण का पता चल रहा हो, ना ही हमें उसके अर्थ का पता चल रहा हो शब्द के का, तो हम क्या करते हैं? किसी वृत्ति यानी किसी कार्य की समानता या किसी व्यवहार की समानता के आधार पर हम उसका निर्वचन करते हैं। तो ये है हमारा कौन सा? दूसरा सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे तीसरे सिद्धांत के विषय में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।